हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप अपने एग्जाम की तैयारी और बेहतर तरीके से कर पाएँ, इसलिए मैं आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपके क्लास 12 फिजिक्स के 50 महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। टॉपिक हैं जिसको पढ़ करके केवल आप 95+ नंबर आराम से ला सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आपका एक काम है कि आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया ताकि इस तरह की जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो को, ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे जो पहला टॉपिक देख रहे हैं वो क्या है, चैप्टर 1 से है आपका विद्युत आवेश। वैद्युत आवेश से भाई आपसे क्या पूछा जा सकता है? वैद्युत आवेश पर आपसे टिप्पणी कहा जा सकता है, उसकी टिप्पणी लिखिए, उसके बारे में आपको समझाना रहता है। तो वैद्युत आवेश आपका पहला चैप्टर है, तो उसको आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है रट के, ठीक है। वैद्युत आवेश क्या होता है और उसी में आपको मिलेगा रेखीय आवेश घनत्व। वैद्युत आवेश क्या होता है उस पर आपसे टिप्पणी पूछी जा सकती है, तो उसको भी आपको वेल प्रिपेयर अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद उसी चैप्टर में आपको मिलेगा रेखीय आवेश घनत्व। भाई रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है उसके, ठीक है, उसको भी आपको तैयार कर लेना है। अगला थर्ड टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? मोस्ट पॉपुलर टॉपिक है आपके क्लास 12 फिजिक्स में, ठीक है भाई। कूलाम का नियम क्या होता है? इससे आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। कूलाम का नियम से आप नहीं पूछेगा तो आपसे डेरिवेशन निकलवा लेगा या तो फिर इससे रिलेटेड कोई ना कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो कूलाम का नियम क्या होता है ये भी आपकी जबान पे कतई रटा होना चाहिए, ठीक है। अगला है भाई चौथा टॉपिक है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है? गॉस की प्रमेय क्या होती है? ये तो भाई ओरल क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए मुंह पे, ठीक है। क्या आपके गॉस की प्रमेय क्या होती है उसकी आपको डेरिवेशन भी निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। और गॉस का स्टेटमेंट जो कहता है गॉस थ्योरम का, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। 3-4 नंबर के आपसे जो भी पूछाएगा आपके अच्छे खासे नंबर इसमें मिल जाएंगे, ठीक है, अगर आपको गॉस की प्रमेय याद है, ठीक। अगला भाई टॉपिक कह रहा हमारा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा आपसे तो ऐसे पूछा सकता है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति या फिर निरक्षी स्थिति। आपसे अलग अलग भी पूछा सकता है, मतलब आपसे अलग अलग भी पूछा सकता है और एक साइड कंबाइंड भी पूछा सकता है, आपसे सेपरेट भी पूछा सकता है। ऐसा नहीं कि आपसे साथ ही में पूछा जाएगा अच्छी निरक्षी। आपसे ऐसा भी कहा जाता है क्वेश्चन कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालिए। तो आपको दोनों कंडीशन में निकालना है, आपको दोनों कंडीशन में निकालना आना चाहिए। आपको अच्छी का भी निकालना आना चाहिए और निरक्षी का भी निकालना आना चाहिए। तो अच्छी निरक्षी आपको दोनों अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला टॉपिक है भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना। आपसे पेपर में मैक्सिमम 2 नंबर का पूछा सकता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है उसकी आपको परिभाषा भी याद होनी चाहिए। फिर आता है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। भाई वैद्युत बल जो होती है उनके रेखाओं की, भाई जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उनके गुण क्या है, तो वो भी आपसे पूछा सकता है थ्योरी टाइप में। 2 नंबर में पूछा सकता है अति लघु में क्वेश्चन ये, ठीक है। तो इसको आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है भाई। आज की इस वीडियो में जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेपर में 95+ नंबर लाना ही लाना है, यानी आपको 95+ नंबर लेके आना ही आना है, तो आपको आज की इस वीडियो के सारे टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी बुक का आपका निचोड़ समझ लिए, ठीक है। आप इन टॉपिक को कहीं नोट करके रख लीजिएगा और पेपर में जब आए तो आप सारे मैच करके रख लीजिएगा, ठीक है। सारे टॉपिक आपके यही पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला भाई टॉपिक है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है उसकी आपको परिभाषा भी याद होनी चाहिए और उससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपको लगाना आना चाहिए, ठीक है। तो वैद्युत विभव भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अगला भाई टॉपिक है 9th टॉपिक है सम विभव पृष्ठ। सम विभव पृष्ठ क्या होता है ये भी आपको समझ के जाना, अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। मान लें सम विभव पृष्ठ क्या होता है, हमारा एक पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ समझ लीजिए, कोई भी पृष्ठ आप समझ लीजिए। इस पर जितने भी हमारे वोल्टेज वर्क कर रहे होंगे, जितने भी हमारे विभव कार्य कर रहे होंगे, सबका जो विभव है वो क्या होगा, बराबर होगा। सबका जो विभव है एक दूसरे पर बराबर होगा, सारे विभव आपस में बराबर होंगे। तो उसी को हम लोग कहते हैं सम विभव पृष्ठ, यानी कि जिस पृष्ठ पर सारे विभव बराबर हों उसको हम लोग सम विभव पृष्ठ कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ना, सम विभव यानी कि जितने भी विभव हैं सारे के सारे सम यानी कि सब के सब बराबर हों, तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं सम विभव पृष्ठ, ठीक है। अब भाई टॉपिक है इंपॉर्टेंट है 10वां नंबर का परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ क्या होता है आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डॉट Q/r²। भाई ये फॉर्मूला जरूर देखा होगा। तो इस फॉर्मूले में क्या होता है साथ में यहाँ पर K भी लगा होता है। तो ये जो K आप देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ होता है। यही जो हमारा K होता है ये परावैद्युत पदार्थ होता है। इस फॉर्मूले में हम लोग इसका यूज़ करते हैं और उस फॉर्मूले में हम लोग K बराबर क्या मान लेते हैं, ये K बराबर क्या होता है, 1 होता है ये, ठीक है। K बराबर 1 माना जाता है, ये यूनिवर्सल है, यानी कि जितने भी आप फॉर्मूला लगाएंगे सब में जो नियतांक होता है K उसको हम लोग 1 मानते हैं, ठीक है। फॉर वायु के सापेक्ष है ना, वायु में मानते हैं हम लोग K बराबर 1, ठीक। टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट है 11वां नंबर का वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ध्यान रखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में आपसे बोली जा रही है, मैं किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन आपको करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका, जितना भी सब मैंने बताया था आपको 11 टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गए। अब अगला देखते हैं 12वां टॉपिक क्या है।
भाई हमारा अगला टॉपिक है 12वां कह रहा है कि विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ कर जाना है। विभव प्रवणता क्या होती है, प्रवणता क्या होती है, इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में आया थ्योरी आपको वैसे ही लिख देना है। अगला है 30 नंबर है संधारित्रों का श्रेणी तथा समांतर क्रम। ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों का आपसे डेरिवेशन ही पूछी जा सकती है। छोटी सी डेरिवेशन होती है उसको आपको कर देना, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं श्रेणी और समांतर क्रम में। ध्यान रखिएगा जब प्रतिरोध का मामला होता है तो श्रेणी कैसी रहती है, आर इक्वल टू क्या रहता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समांतर क्रम जो होता है प्रतिरोध में तब क्या होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, प्लस 1/R3, इस तरह से होता है। ये तो भाई हमारी प्रतिरोध की बात होगी। अब लेकिन यहाँ पर संधारित्र के बारे में बात हो रही है, तो संधारित्र में ध्यान रखिएगा इसका जस्ट उल्टा हो जाता है प्रतिरोध का, यानी कि जो श्रेणी में वो समांतर हो जाता है, जो समांतर है वो श्रेणी में हो जाता है। यानी आपको ऐसे याद रखना है, जो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम होगा वो संधारित्र का समांतर क्रम होगा, और जो प्रतिरोध का समांतर क्रम होगा वो संधारित्र का श्रेणी क्रम होगा। अगर आपसे संधारित्र का श्रेणी क्रम कहा जा रहा है तो आपको ऐसे लिखना है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और अगर समांतर क्रम लिखने के लिए कहा जाए तब आपको लिखना है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरीके से डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगला टॉपिक हम लोग बात कर लेते हैं 14 टॉपिक है ओम का नियम। भाई ओम का नियम क्या होता है, अच्छी तरीके से इसको भी आपको पढ़ कर जाना है, सारे निचोड़ है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इसको कहीं नोट करके रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला है किरचॉफ का नियम। भाई किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, ये भी आपसे पूछा सकता है 5 नंबर में। ठीक है, तो 5 नंबर के हिसाब से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। आपके 2 नियम होते हैं, किरचॉफ का पहला होता है धारा का नियम, दूसरा होता है वोल्टेज का नियम। तो दोनों नियम आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेने हैं। उसके बाद आगे, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा विभव मापी। विभव मापी क्या होता है, वोल्टेज मीटर, यानी जिससे हम लोग अपना क्या करते हैं, वोल्टेज को मापते हैं, तो उसको हम लोग विभव मापी कहते हैं। उसके बाद अगला है भाई अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है, और धारा घनत्व, इन दोनों में आपसे रिलेशन ही पूछा था। अनुगमन वेग जो होता है हमारा VD होता है, और धारा, ठीक, और धारा घनत्व क्या होता है, J होता है। तो इन दोनों को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अनुगमन वेग क्या है, धारा घनत्व क्या है, आपसे 2 नंबर में पूछा सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंस पूछ लिया गया तो 5 नंबर आपके बिल्कुल यहाँ से पक्के होने वाले हैं। अगला हम लोग बात कर ले 19 टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है आप जानते हैं, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबक आप जानते हैं, हमारे पास एक मैग्नेट होता है N और S। ठीक है, इसके साथ इसके आसपास क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, यहाँ पर मान लेते लोहा है तो लोहे को क्या करता है, आकर्षित करता है, तो इसी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आसपास जितना भी आयरन होगा उसको क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ये होता है चुंबक का एक गुण। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद अगला भाई टॉपिक आता है हमारा व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, जो इसका प्रिंसिपल होता है वो आपको बता दें, P/Q इक्वल टू R/S, ये इसका प्रिंसिपल होता है, यानी कि चारों प्रतिरोध क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु के बारे में भी आपको पढ़कर जाना है। उसके बाद भाई अगला आता है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या होता है, लॉरेंज फोर्स जिसको आप लोग कहते हैं, ये पढ़ लेना है। और उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे प्रचलित जो है आपका बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, आपकी जबान पर रटा होना चाहिए, बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बायो-सेवर्ट का नियम, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है और कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद भाई आता है एम्पियर का परिपथीय नियम। देखिएगा आपके पेपर के वो 7 सेट होते हैं। ठीक है, 7 सेट में कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है एम्पियर का परिपथीय नियम। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा तो आपसे इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देगा। ठीक है, न्यूमेरिकल कितने का दे सकता है, 3 से 5 नंबर का एक न्यूमेरिकल दे देगा। ठीक है, तो इसको आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, उसके बाद अगली हम बात कर लें क्यूरी का नियम, जो मैडम क्यूरी थी जिन्होंने हमारे रेडियम की खोज की थी, तो उसके बारे में अभी आपको बताना है क्यूरी का नियम। ठीक है, 3 नंबर में या 5 नंबर में मैक्सिमम यही पूछा सकता है आपसे, क्यूरी का नियम समझाइए। ठीक है, क्यूरी का नियम तो मैक्सिमम आपसे 1 से लेकर के 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है अति लघु में। क्यूरी का नियम क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। अगला बात हम लोग कर लें गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर आप जानते होंगे क्या होता है, जो हमारी धारा को मापता है। ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर आप नाम जानते होंगे, जो हमारी धारा को मेजर करता है, यानी कि धारा को मापता है। तो गैल्वेनोमीटर ये भी आपसे 2 नंबर में पूछा सकता है, अधिक से अधिक आपसे 5 नंबर में पूछा सकता है। गैल्वेनोमीटर को आप समझाइए, ठीक है, अपने वर्णों में, ठीक है, अपने शब्दों में। तो आपको उसको बता देना गैल्वेनोमीटर क्या होता है, उसके बारे में आपको बता देना अच्छी तरीके से। बता कब आप पाएंगे, जब आपने सारे टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं बार बार आप सारे टॉपिक्स को नोट करके रख लीजिए, और सारे टॉपिक आपको पढ़कर जाने हैं पेपर देने से पहले। ठीक है, बात कर लें टॉपिक नंबर 26। क्या कह रहा है, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको आप लोग कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद अगला कह रहा है भ्रमर धाराएं या भंवर धाराएं। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आपसे भंवर धाराएं पूछा था, कहीं कहीं आपसे भ्रमर धाराएं भी पूछा जाता है। अच्छा, ये भंवर धाराएं होती कहाँ है, जिसको आप लोग एडी करंट बोलते हैं, कहाँ होती हैं भाई, ट्रांसफार्मर में होती हैं। कहाँ होती हैं, ट्रांसफार्मर में होती हैं भंवर धाराएं। तो उसके बाद अगला टॉपिक हमारा स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, LCR सर्किट आपने पढ़ा होगा, उसमें आपको मिलेगा स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैराडे का नियम। फैराडे का नियम जब भी आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है,
टाटे का नियम जब भी आपसे पूछा जाएगा तो 5 नंबर में पूछा जाएगा, इसको आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग बात कर लें। 30 टॉपिक है लेंज का नियम। लेंज का नियम भाई क्या कहता है, लेंज का नियम आपको पढ़कर जाना है। लेंज का नियम होता क्या है, लेंज का भी नियम आपको पढ़ लेना है। उसके बाद हम लोग बात कर लें 31 नंबर टॉपिक ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर में देखिए आपसे 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पहला तो उसका सिद्धांत क्या होता है भाई, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है ये आपको पढ़ लेना है। और दूसरी बात है उसका चित्र, यानी सचित्र वर्णन करने के लिए आपसे कहा जा सकता है ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ये 2 चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, 5 नंबर आपके यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। क्या करना है, ट्रांसफार्मर के बारे में आपको केवल उसका सिद्धांत जान लेना है और चित्र। अगर सिद्धांत पूछेगा तो केवल सिद्धांत भी 5 नंबर का पूछा सकता है। अगर चित्र सहित वर्णन करने के लिए बोला जा रहा है तब भी आपसे 5 नंबर में पूछा सकता है। अगली हम लोग बात कर लें सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे क्या होती हैं ये पढ़ लेना। एक्स किरणें क्या होती हैं ये भी पढ़ लेना आपको। उसके बाद पराबैंगनी किरणें या उसको पराबैंगनी तरंगे ही बोलते हैं। तो ये सब आपको एक ही चैप्टर में मिल जाएंगे। ठीक है, सूक्ष्म तरंगे, अक्स किरणें और पराबैंगनी तरंगे, ये सब आपको एक चैप्टर में मिल जाएंगे। अच्छी तरीके से अगर पढ़ लेंगे आप तो 2-2 नंबर आपके पूछे आते हैं, तो 2-2 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। अगली हम लोग बात कर लें मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत। जो मैक्सवेल ने हमारे विद्युत चुम्बक का जो तरंग सिद्धांत दिया था उसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगली बात कर लें लेंस की फोकस दूरी। तो लेंस की फोकस दूरी आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकती है। लेंस की फोकस दूरी क्या होती है उसके बारे में बताइए। और हाँ, साथ साथ में आपसे पूछा सकता है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा कहता है 37 नंबर टॉपिक कह रहा है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होती है इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। क्षमता भी आपको पढ़ लेना है, 2 नंबर में मैक्सिमम आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अगला टॉपिक है भाई हमारा 38 नंबर है खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है, एक बायोस्कोप की तरह काम करता है। यानी कि रात में अगर हमको कोई चीज़ देखनी है आकाशगंगा में तो कोई चीज़ हम देख सकते हैं खगोलीय दूरदर्शी की मदद से। खगोलीय दूरदर्शी और साथ में होता है क्या, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको पढ़ लेनी अच्छी तरीके से। ठीक है, ये 5 नंबर में पूछा सकता है और आपके वाइवा वगैरह में भी प्रैक्टिकल बनवाया जाता है खगोलीय दूरदर्शी में, तो इसको अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। अगला भाई हमारा 39 टॉपिक है जो ऊपर एक छूट गया था, LCR सर्किट। LCR परिपथ क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, L क्या हमारा प्रेरकत्व होता है, C क्या होता है कैपेसिटर होता है यानी संधारित्र होता है, और R क्या होता है, R तो आप जानते हैं रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्या होती है, Z यानी कि प्रतिबाधा जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये सब आपको पढ़ लेना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे होने वाले हैं, को छोड़ना नहीं, बिल्कुल आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, आज हम लोग कर लें 14 नंबर टॉपिक कह रहा है पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड क्या होते हैं वो आपको पढ़ लेना है। पीएन संधि डायोड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब भी पूछा जाता है तो आपसे 5 नंबर में मैक्सिमम पूछा आता है, 3 से 5 नंबर में पूछा आता है। पहला टॉपिक कह रहा है प्रकाश का व्यतिकरण। तो व्यतिकरण कैसे होता है वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अगला यंग के द्विसुलिट प्रयोग। यंग के द्विसुलिट प्रयोग आपसे पूछा जाएगा। अगर आपसे थ्योरी नहीं पूछी आ रही है, अगर डेरिवेशन नहीं पूछी आ रही तो आपसे क्या पूछ लेगा, न्यूमेरिकल जरूर पूछ लेगा भाई। कह देगा न्यूमेरिकल आप इस पर एक हमको लगा के दिखाइए। कोई ना कोई आपसे एक प्रश्न पूछा सकता है, यानी कि आपसे पूछा जरूर जाएगा। 7 सेट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे फंस सकता है। तो ये न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा आ रहा है तो वो भी 5 नंबर में पूछा आएगा। ठीक है, तो इसको भी अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। अगला टॉपिक भाई हमारा है संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की फोकस दूरी क्या होती है। तो अगला टॉपिक कह रहा है भाई संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की फोकस दूरी। तो अगर हमारे संपर्क में रखे 2 पतले लेंस तो उनकी फोकस दूरी का आपको डेरिवेशन निकालना रहेगा। ठीक है, तो वो आपको निकालना रहेगा क्या होता है। ठीक, वो आपको निकालना रहेगा F बराबर क्वेश्चन मार्क क्या है, यानी कि पतले लेंस की फोकस दूरी। ठीक, टॉपिक हमारा हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत भी आपको पढ़ लेना है। द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत यानी कि किसके नियम पे पूछा सकता है आपसे, अपवर्तन के नियम से भी पूछा सकता है और प्लस परावर्तन के नियम पे भी पूछा जा सकता है। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत अपवर्तन और परावर्तन दोनों में आपसे पूछा सकता है, और जब भी पूछा जाएगा तो 3 से 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो इसको बिल्कुल आपको रट कर जाना है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ये समझ लिए, जितना मैंने आपको टॉपिक बताया ना 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से कम नहीं तो 35 टॉपिक आपको पेपर में आपको मिलने वाले हैं। 30 से 35 आपको पेपर में मिलेंगे, तो अच्छी तरीके से आपको तैयारी करके जाना है पेपर की। अगला टॉपिक कह रहा है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। ठीक है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के जो नियम है वो भी आपको पढ़ लेना है। ये तो थोड़ी थ्योरी होगी, ठीक है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद हमारा 46 टॉपिक फोटॉन। फोटॉन क्या होते हैं वो आपको पढ़ लेना है। उसके बाद डी ब्रोगली तरंगे। डी ब्रोगली तरंग क्या होती हैं वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अगला है 48 टॉपिक है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रयोग। रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रयोग है वो भी आपको पढ़ लेना है। थ्योरी में आपसे पूछा सकता है 5 नंबर में। ठीक है, टिप्पणी कीजिए, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, ऑप्टिक्स से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है भाई, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है, हाफ mv² इक्वल टू h v−μ0, है ना, इस तरह से होता है। आपने प्रूफ करके देखा होगा, आपकी बुक में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, अगला है भाई 50 और लास्ट टॉपिक हमारा पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में उपयोग। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर कि कभी कभी आपसे क्या पूछा जा सकता है, केवल पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी केवल सिंगल, और कभी कभी आपसे पूरा भी पूछा सकता है, यानी कि इस तरह से भी पूछा सकता है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का एक साथ भी पूछा सकता है आपसे, और सेपरेट भी पूछा सकता है। अगर उनका मन नहीं तो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में उपयोग बताइए।
ठीक है। तो आपसे अलग अलग भी पूछा सकता है और कंबाइंड भी पूछा सकता है, तो आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ये भी पूछा सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। कैसे? अर्ध तरंग सेपरेट पूछा सकता है, तरंग भी सेपरेट पूछा सकता है और कंबाइंड भी पूछा सकता है। तो 3 प्रकार से इसमें क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है। इसके अलावा ठीक है भाई, ये तो सब आपने तैयारी कर ली, लेकिन इसके अलावा भी आपको क्या पढ़ना है अपनी तरफ से मैं थोड़ा सजेशन आपको देना चाहूँगा। जितने भी आपके टोटल चैप्टर हैं, जितने भी आपके फिजिक्स में चैप्टर हैं, उन सबके क्या करने हैं भाई, आपको न्यूमेरिकल जरूर देख लेने हैं एक बार। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपके नंबर बढ़वाने में। तो न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको और क्या देख लेना, आंकिक प्रश्न देख लेना भाई। आंकिक प्रश्न भी बहुत जरूरी होते हैं पढ़ना। ठीक है। आंकिक प्रश्न क्या होते हैं, नंबर आपके जरूर बढ़वाते हैं। आंकिक प्रश्न ऐसे, ठीक है, आंकिक प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आपके पेपर में नंबर बहुत ज़्यादा बढ़वाते हैं। एक एक नंबर के होते हैं, लेकिन एक एक नंबर की वैल्यू बहुत होती है, इसलिए आंकिक प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है। जितना भी पूरा आपका सिलेबस है ना, जितना भी आपका कंप्लीट कोर्स है, उसका पूरा आपको पढ़ लेना है। जितना भी आपके सिलेबस में चैप्टर है, सबके आपको न्यूमेरिकल, आंकिक प्रश्न सब कुछ लगा डालना है। तो ये 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। आई होप आपको अच्छी तरीके से सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है। आपने अपना मैप तैयार कर लिया होगा कि कैसे क्या हमको तैयारी करनी है अपने फिजिक्स की पेपर की। ठीक है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।